मैं आज बात करने जा रहा हूँ क्या लियम रोशनर का नया फॉर्मेशन चेल्सी को चैंपियंस लीग जिता सकते हैं। और मैं आर्सेनल वाला फॉर्मेशन का बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो फॉर्मेशन वो प्रीमियर लीग में यूज करते हैं और अभी अनबीटन है प्रीमियर लीग में। ऑन द पेपर है 4-2-3-1 और लियम रोशनर सबको भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि तुम देख भी सकते हो वेस्ट हैम के गेम में वो कैसे यूज किया था और वो सब ने 4 गोल कंट्रीब्यूशन निकाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस या फिर बिल्डअप का। और अगर तुम चेल्सी का कुछ गेम्स देखे हो तो तुमने एक चीज डिफरेंट नोटिस किया होगा कि वो लोग अपने बिल्डअप में गोलकीपर को भी इंक्लूड करते हैं। इसके लिए तुम देख सकते हो कि कैसे एंजो मैरेस्को अपने गोलकीपर को यूज करता था। उसके अंदर तुम देखोगे कि गोलकीपर जो था सैंचेज वो बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल्स दे रहा था, लेकिन लियम रोशनर के अंदर गोलकीपर जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप में प्ले करता है, क्योंकि वो एक फोर्थ सेंटर बैक या फिर थर्ड सेंटर बैक तुम बोल सकते हो बिल्डअप का टाइम बन जाता है। इसीलिए जब तुम लियम रोशनर का फॉर्मेशन देखते हो बिल्डअप के टाइम वो बैक थ्री फॉर्मेशन में बिल्डअप करता है, लेकिन तुम उसे बैक थ्री नहीं कह सकते क्योंकि उसका अंदर तुम्हारा गोलकीपर भी एक सेंटर बैक की तरह आ जाता है। इसलिए वो बैक फोर फॉर्मेशन ही होता है और जो हम लोग का फुल बैक होता है हार्टो या फिर गुस्तो वो इनसाइड आने का ट्राई करता है, तो एक बॉक्स मिडफील्ड बना देता है वो लोग। ये बॉक्स मिडफील्ड में मिडफील्ड के बारे में बात करूंगा जब तब मैं समझा दूंगा। अभी बिल्डअप के बारे में देखते हैं। और तुम यहाँ पर देख भी सकते हो कैसे गोलकीपर अपने बिल्डअप में ऐसा सेंटर बैक की तरह खेल रहा है। और अगर तुम पीएल देखे हो तो ज्यादा टीम अपने फ्रंट टू के साथ ही प्रेस करना प्रेफर करता है। इसीलिए बिल्डअप में चेल्सी को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि हमेशा उनके पास एक फ्री मैन होता है, क्योंकि उसका बिल्डअप का शेप ही है 3-5 फॉर्मेशन। और सिंस चेल्सी बैक थ्री फॉर्मेशन में बिल्डअप करता है तो हमेशा एक नंबर सुपीरियरिटी होता है फ्रंट टू के अगेंस्ट में। और ये नंबर सुपीरियरिटी की वजह से ही सेंटर बैक ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए फ्रंट टू को जो प्रेस करने आते हैं। और उसकी वजह से जब वो लोग वाइडन हो जाते हैं तब एक स्ट्रेंटर का पास ओपन हो जाता है जहां पर गोलकीपर डायरेक्टली एक लाइन को बीट करके मिडफील्ड को दे सकता है बॉल। अभी तुम सोच रहे होगे कि लो प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट तो ये ठीक है क्योंकि अगर प्रेस नहीं ज्यादा होगा तो मिडफील्डर बॉल को इजीली मिल जाएगा, लेकिन हाई प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट ये क्या करता है? इसके लिए एंड्रे सैंटोस बहुत ज्यादा काम में आता है क्योंकि वो बहुत अच्छा है टाइट स्पेसेस में और लाइन ब्रेकिंग पासेस में। जैसे तुम इस वीडियो में देख भी सकते हो एंड्रे सैंटोस ने कितना अच्छी तरीके से हाई प्रेसिंग टीम्स क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कितना अच्छी तरीके से बॉल को कैरी किया और फॉरवर्ड में लेके जाया। इसीलिए ये बिल्डअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा नंबर में कमिट कर देते हैं हम लोगों के हाफ में। और इसकी वजह से जब सैंटोस या फिर कोई प्लेयर मिडफील्ड में बॉल मिलता है उस लोगों के पास अगर लाइन ब्रेकिंग पासेस मिल जाए तो वो लोग डायरेक्टली बहुत सारे प्लेयर्स को बीट कर देते हैं। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो क्रिस्टल पैलेस का 6 प्लेयर ऑलरेडी बीट हो चुका है, सिर्फ कुछ प्लेयर बाकी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी काउंटर अटैक का चांस बन गया है। लेकिन तुम ये हर टाइम कर नहीं सकते क्योंकि अगर काउंटर अटैक करने का टाइम बॉल लूज कर दिए तो तुम अपने हाफ में बॉल लूज कर रहे हो और उसके ऊपर से तुम्हारा जो रेस डिफेंस है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि सब कोई काउंटर अटैक के आगे भाग रहा था। उसके वजह से मैं अब भी बात करने जा रहा हूँ मिडफील्ड के बारे में। और तुम्हें मिडफील्ड में चाहिए टेम्पो कंट्रोलर जो लियम रोशनर के पास ऑलरेडी है, एंजो फर्नांडिस और एंड्रे सैंटोस। लेकिन उसके पहले बात करते हैं बिल्डअप के बारे में जो एंजो मैरेस्को करता था। तो तुम एंजो मैरेस्को का गेम देखे हो तो वो मिडफील्ड में बहुत ज्यादा स्लो टेम्पो का गेम खेलता था, मतलब वो डिफेंस से मिडफील्ड में जाता था तो स्पीड में, लेकिन मिडफील्ड से वो अटैक फाइनल थर्ड्स में थोड़ा सा टाइम लेके जाता था, टेम्पो कंट्रोल करता था। लेकिन लियम रोशनर के गेम में ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, वो लोग डायरेक्टली लाइन ब्रेकिंग प्रोसेस या फिर बिटवीन द लाइन पासेस ढूंढते हैं और ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी बॉल को दूसरे हाफ में भेजा जाए। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो कि चेल्सी के पास बिल्डअप में बॉल है और उसके बाद फोफाना एक रन मार रहा है सामने की तरफ, और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है मिडफील्ड और डिफेंस लाइन के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है क्योंकि फोफाना रन मार के वो डिस्टेंस कम कर दे रहा है। और इसके वजह से जो टीम प्रेस कर रहा था वो अभी देखोगे तो बैक साइड में जा रहा है। और वहां पर देखो तो चावा पेड्रो जो स्ट्राइकर है हम लोगों का वो बैक लाइन में आ रहा है पासिंग को लेने के लिए। इसका मतलब वो एक सेंटर बैक को भी अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। और इसके वजह से किलमान को देख सकते हो कि वो ऑलरेडी कमिट कर दिया है पेड्रो के तरफ, और इसके वजह से ही उन लोगों का जो डिफेंसिव शेप है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और ये थ्रेटनिंग चांस बन गया है। तो अब बात करते हैं मिडफील्ड के अंदर प्लेयर्स के बारे में। अगर तुम एंजो फर्नांडिस का यूज करते देखे हो तो वो बहुत ज्यादा टाइम एंजो फर्नांडिस को ऊपर में बॉल नहीं दे रहा था, वो नीचे बहुत कम आता था। लेकिन
लियम रोशन के अंदर तुम देख सकते हो बॉल ऊपर भी ले रहे हैं नीचे भी। इसके लिए एंजो फर्नांडिस इस टैक्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसीलिए एंजो फर्नांडिस फील्ड और मिडफील्ड के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग तो करते हैं वो पिन करके एक सेंटर बैक या फिर फुल बैक को, लेकिन वो बाद में बिल्डअप के लिए आ जाता है पीछे, जहां पर उसको बहुत सारा स्पेसेस मिल जाता है देखने के लिए बॉल। और उसके ऊपर से वो सिर्फ बैक में आके सिर्फ बिल्डअप के लिए हेल्प नहीं करता, वो कभी कभी ऐसा बॉक्स मिडफील्ड भी क्रिएट करता है हाथों या फिर गुस्तों के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिल्डअप में वो बैक आता है, वो तो समझ गया कि वो पासिंग के लिए आता है, लेकिन बॉक्स मिडफील्ड का मतलब क्या है? बॉक्स मिडफील्ड लियम रोशन बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मिडफील्ड को ओवरलोड कर देता है। तुम अगर देखो तो मैन सिटी, लिवरपूल बॉक्स मिडफील्ड बहुत ज्यादा क्रिएट करने में फोकस करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ऑलरेडी 4 प्लेयर है तो तुम रियली बॉल तुम अगर लूज भी करते हो तो गेम प्रेसिंग के लिए तुम बॉल जल्दी से विन भी कर सकते हो। और उसके ऊपर से सेंट्रल ओवरलोड मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पासिंग ऑप्शन हो जाता है सेंट्रल, इसलिए तुम इजीली बॉल को एक टिक से अदर टिक ट्रैवल कर सकते हो बहुत ज्यादा फास्ट। देखते हैं एंजो फर्नांडिस के बिल्डअप में, तो मैं इसलिए देख सकते हैं एंजो फर्नांडिस ऐसा फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो पीछे आ गया बॉल को रिसीव करने के लिए। और जब उसके पास बॉल रिसीव हुआ तो उसके पास देखो कि कितना सारा स्पेस है, और वहां पर ऑलरेडी डिलअप और एक प्लेयर रन मार रहा है पासिंग ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, और ये एक ऑलरेडी थ्रेटनिंग चांस बन गया है। जैसे तुम इस क्लिप में भी देख सकते हो एंजो फर्नांडिस ऐसे अटैकिंग मिडफील्डर हाफ में से इसमें खड़ा हुआ है, और उसके बाद तुम देखोगे कि वो सडनली पीछे आ जाता है, क्योंकि उसके लियम रोशन ऑलरेडी बता चुका है कि उसे पीछे आना पड़ेगा बिल्डअप के लिए। लेकिन एंजो फर्नांडिस का उसको ट्राई करता था कि उसको जितना जा सके वो उसके ऊपर ही रख दे, एंड दैट्स व्हाई एंजो फर्नांडिस अपने मार्कस पर फ्री हो जाता है और वो बाद में रन मारता है। इसकी वजह से एक गोल भी आता है, तुम जैसे कि यहाँ पर देखोगे। और अगर तुम बॉक्स मिडफील्ड के बारे में बात करना चाहो तो वो बहुत ज्यादा चीज तुमको देता है, क्योंकि अगर तुम एक बॉक्स मिडफील्ड को क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हारा जो विंगर है वो बैक आके पीछे स्पेस क्रिएट कर सकता है, और उस स्पेस का तुम्हारा कोई एक मिडफील्डर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तुम अगर मिडफील्ड के बॉक्स मिडफील्ड के बारे में बात करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत लंबा एक वीडियो हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, तुम मुझे कमेंट पे बता सकते हो। और इसके साथ स्टार्ट करते हैं अटैक के बारे में, और सडनली विंगर्स के साथ। विंगर्स नहीं, फुल बैक ही तुम्हारे जब विंगर्स बन जाते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पर कुकुरेला को देख सकते हो। कुकुरेला जब एंजो फर्नांडिस के अंडर खेला था तुम देख सकते हो कि वो कितना पीछे बॉल ले रहा था, लेकिन लियम रोशन के अंदर तुम देख सकते हो कि उसका टचेस बहुत ज्यादा ओपोनेंट हाफ की तरफ है, मतलब वो ऐसा विंगर ही खेल रहा है, और जो पीछे उसका वाइडनिंग करने का ट्राई कर रहा है। और इसलिए एंजो फर्नांडिस अपने बिल्डअप में हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पासिंग बहुत अच्छा है, तो इसके लिए वो पीछे आ जाता है और कुकुरेला को सामने जाता देता है, और वो कुकुरेला को डायरेक्टली पास करके क्रॉसेस भी करने देता है। और सिंस कुकुरेला क्रॉसेस कर रहा है तो तुम लोगों में से कोई विंगर या फिर स्ट्राइकर क्रॉस नहीं कर रहा, और इसके वजह से जब कुकुरेला क्रॉसेस देता है तो बॉक्स को ओवरलोड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बिल्डअप में या फिर क्रॉसेस में कोई विंगर नहीं दे रहा तुम्हें क्रॉस, इसलिए वो विंगर भी बॉक्स के अंदर आ सकता है बॉक्स को ओवरलोड करने के लिए। और इसकी वजह से जब क्रॉसेस आता है तो बहुत सारा थ्रेटनिंग चांसेस बनता है चेल्सी का। एंड सेम गोस फॉर अनदर फुलबैक रीस जेम्स। रीस जेम्स का अगर तुम देखो तो रीस जेम्स एंजो फर्नांडिस के अंदर वो बहुत सारा पीछे बॉल लेता था, और वो इन्वर्टेडली बॉल लेता था, मतलब मिडफील्ड पे आके या फिर सेंट्रली आके। लेकिन लियम रोशन के अंदर सिंस उसका क्रॉसेस बहुत अच्छा है, पासिंग बहुत अच्छा है, इसकी वजह से उसको वाइड रखते हैं और उसको क्रॉसेस देने के लिए मजबूर करते हैं। जब एंजो फर्नांडिस का तुम्हारा मैनेजर था तब वो प्रेफर करता था कि 3 to 5 जब बॉल पोजीशन हो हम लोगों के पास तब 3 to 5 में बॉल रहे। इसकी वजह से तुम बैक 4 के अगेंस्ट टीम के अगेंस्ट तुम इजीली उन लोगों को ओवरलोड कर देते थे बैक लाइन में, लेकिन जब बैक 5 टीम रहता था तब तुम ओवरलोड नहीं कर पाते थे। इसके कारण ही एंजो फर्नांडिस का अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम बहुत ज्यादा गंदा खेलता था। लियम रोशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लियम रोशन अपने दोनों ही फुलबैक को हाई जाने के लिए परमिशन दे देते हैं, और इसके वजह से जो फॉरवर्ड होते हैं वो डायरेक्टली बॉक्स में अंदर ही रहता है। इसके लिए तुम्हारा बॉक्स क्योंकि ओवरलोड नहीं हो जा सकता ओपोनेंट के तरफ, और सिर्फ तुम्हारे पास दोनों ही अटैकिंग फुलबैक है, इसीलिए तुम फ्रंट 6 क्रिएट कर देते हो, और सिर्फ तुम फ्रंट में 6 प्लेयर के साथ ओवरलोड कर देते हो, इसलिए डिफेंस ओपोनेंट का बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है। और इसके लिए तुम में से कोई एक विंगर जो है, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो रीस जेम्स है, वो पूरा फ्री है और उससे डायरेक्टली बॉल भी मिल जाता है।
और उसके बाद वो एक ट्रैक क्रॉस करता है, that certainly goes to a player but he misses their chance. उसके वजह लियम रशनर अपने सर्व्स में बहुत ज्यादा माहिर है, जिसके तुम देख भी पाए हो वेस्ट हैम के अगेंस्ट वो जो 3 सर्व्स था, 3 सर्व्स ने 4 गोल कंट्रीब्यूशन क्रिएट किया। और जो मैच तुम 2-0 हार रहे थे, वो मैच तुम 3-2 से जीत गए। तुम समझ सकते हो कि लियम रशनर कितना अच्छा सर्व्स देने में। और वो चेंजेस के साथ और एक फॉर्मेशन भी चेंज किया था, वो था फ्रंट 5 को फ्रंट 6 बना देना और बैक 5 को बैक 4 बना देना। इसका मतलब वो बैक 4 में तो मैंने देखा था बॉक्स मिडफील्ड बना रहा था, बॉक्स मिडफील्ड को मुझसे कह नहीं सकता लेकिन बॉक्स बना रहा था, और फ्रंट पे एक डायमंड शेप बना रहा था। और सिंस तुम्हारा फ्रंट में डायमंड शेप बन रहा था, तुम्हारा हमेशा एक प्लेयर फ्री होगा, क्योंकि उन लोगों का ओपोनेंट का भी सेंटर बैक इतना पागल नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रेस करने आ जाएगा और एक सेंटर हेड के मिडफील्डर को। लेकिन हर टैक्टिक्स परफेक्ट नहीं होता है, इसके वजह से ही मैं अभी बात करने जा रहा हूँ लियम रशनर के टैक्टिक्स में क्या क्या फ्लॉज है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्डअप का। बिल्डअप में ऐसा कुछ फ्लॉ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बिल्डअप में एक पेंटागन शेप बनता है, जिसकी वजह से तुम्हारा हमेशा एक नंबर स्टेबिलिटी रहेगा बिल्डअप में। लेकिन जब बात आ जाता है मिडफील्ड में, तुम्हारा ऑलरेडी बस 2 मैन मिडफील्ड है ऑन द बॉल पोजीशन में। इसका मतलब अगर 3 मैन मिडफील्ड हुआ था, तुम दोनों ही प्रेस हो गए और उसके ऊपर एक मैन हमेशा फ्री रहेगा। इसके काउंटर करने के लिए लियम रशनर ने बॉक्स मिडफील्ड बनाया था, क्योंकि अगर बॉक्स में सेंट्रली 4 मिडफील्डर्स हो जाएंगे तो तुम्हारा मिडफील्ड ओवरलोड हो जाएगा और उन लोगों को तुम इजीली डोमिनेट कर सकते हो मिडफील्ड में। लेकिन वो भी उतने ज्यादा खास नहीं है अगर कोई भी मैन टू मैन प्रेसिंग स्ट्रक्चर अपना ले, क्योंकि जब एक मैन टू मैन प्रेसिंग होता है तो तुम इंडिविजुअल फाइट में ही बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो। इसके वजह से तुम बॉक्स मिडफील्ड के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते और तुम ओवरलोड भी नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारा ऊपर और एक प्लेयर चढ़ा हुआ है। और फाइनली अटैक में बात करो तो तुम बहुत ज्यादा नंबर अटैक में दे रहे हो, इसके लिए तुम्हारे पास चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जब तुम बाई चांस बॉल को मिस कर दे रहे हो तो तुम्हारे काउंटर करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें रेस्ट डिफेंस को स्टॉप रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें रेस्ट डिफेंस अभी जो है वो 3-1 या फिर 3-2 फॉर्मेशन है, लेकिन जब कोई बैक 5 टीम आता है तो बहुत ज्यादा प्लेयर ऊपर में कमिट कर देते हो, जिसके 6 प्लेयर तुम ऊपर में कमिट कर देते हो, तो तुम्हारा विंग तो खाली हो ही जाता है। उसके ऊपर से अगर तुम्हारे पास कोई एक स्पीडी सेंटर बैक नहीं है, रिकवर जिसके पास रिकवरी बॉल स्पेस नहीं है, तो वो बहुत इजीली बीट हो सकता है। इसके वजह से तुम फ्यूचर में अगर देखो तो देयर इज अ हाई चांस दैट तुम लोग बहुत ज्यादा काउंटर में गोल्स खाते दिख रहे हो। और ये भी ठीक कर सकते हो अगर तुम कोई एक सेंटर बैक जिसके पास रिकवरी पेस है, तुम अगर उसका ले आए, जैसे भी जेनरी जैकेट था, लेकिन तुम उससे नहीं पाए और उसके ऊपर तो तुम मिडफील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। लेकिन जो लियम रशनर का टैक्टिक है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है और मुझे लगता है वो इस बार चेल्सी को बहुत ज्यादा हाई रन में लेके जा सकता है चैंपियंस लीग में। अगर तुम इतना दूर तक आ गए तो थैंक्स फॉर कमिंग। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो तुम लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो।